कहानी की शुरुआत एक ऐसी रात से होती है जब घने जंगल के बीच फैला हुआ दलदली दरिया बिल्कुल खामोश पड़ा होता है। दूर एक ऊंची लकड़ी की जगह पर लाल कपड़े पहनी हुई एक औरत अपनी छोटी सी गुड़िया को सीने से लगाकर लोरी गा रही होती है। उसकी आवाज में माँ का प्यार कम और टूट चुकी उम्मीद का दर्द ज्यादा महसूस होता है। वो गुड़िया से ऐसे बात करती है जैसे वो कोई खिलौना नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी हो। फिर वो किसी आदमी को याद करके कहती है कि जिसने उन दोनों को छोड़ दिया अब वो उसे भी अपने पास ले जाएगी। अगले ही पल औरत गुड़िया को पकड़े हुए नीचे काले पानी में छलांग लगा देती है। पानी कुछ देर तक जोर से हिलता है और फिर सब कुछ दोबारा शांत हो जाता है। लेकिन उस रात दरिया में सिर्फ एक औरत नहीं डूबती, उसके साथ एक ऐसा बदला भी पानी के नीचे चला जाता है जो सालों बाद पूरी बस्ती को अपनी लपेट में लेने वाला है। कुछ वक्त बाद हुआंग नाम का एक तजुर्बेकार मछुआरा इसी दरिया में अकेला जाल डाल रहा होता है। अजीब बात यह है कि उस दिन जाल में एक भी मछली नहीं फंस रही। जब वो दोबारा जाल खींचता है तो उसमें मछली की जगह वही पुरानी सी गुड़िया निकलती है। गुड़िया का चेहरा मिट्टी और पानी से भरा होता है और उसकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी होती है। हुआंग उसे बेकार समझकर नाव के पिछले हिस्से में फेंक देता है। थोड़ी देर बाद उसे एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है जो धीरे से कहती है, सुनो। हुआंग चारों तरफ देखता है मगर दरिया के दोनों किनारों पर कोई नहीं होता। आवाज दोबारा आती है। इस बार एक छोटी लड़की किनारे पर खड़ी पूछ रही होती है कि क्या उसने उसकी गुड़िया देखी है। हुआंग का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो जवाब दिए बिना नाव तेज चलाने लगता है मगर जब वो पलट कर देखता है किनारा खाली होता है। हुआंग समझता है कि शायद उसका वहम था, लेकिन कुछ ही पल बाद नाव के पिछले हिस्से से हल्की सी हंसी सुनाई देती है। वो मुड़ता है तो वही लड़की उसकी नाव में बैठी होती है। उसके हाथ में गुड़िया है और वो मासूम आवाज में पूछती है कि उसने उसकी गुड़िया की गर्दन क्यों तोड़ी। हुआंग घबराकर पीछे हटता है। एक पल के लिए लड़की गायब हो जाती है, लेकिन उसकी हंसी दरिया के हर कोने से गूंजती रहती है। हुआंग का चप्पू पानी में गिर जाता है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकता है, पानी के नीचे से एक सफेद हाथ निकलकर उसका बाजू पकड़ लेता है। वो चीखने की कोशिश करता है मगर अगले ही सेकंड कोई ताकत उसे नाव से खींचकर पानी के अंदर ले जाती है। नाव खाली रह जाती है। ऊपर सिर्फ गुड़िया तैर रही होती है। इसी बस्ती के बच्चों को एक बुजुर्ग दाई रात के वक्त मादा की कहानी सुना रही होती है। वो बताती है कि जो लोग दरिया में डूबकर मरते हैं और जिनकी रूह को सुकून नहीं मिलता वो मादा बन सकते हैं। ऐसी रूह पानी के नीचे इंतजार करती है। जब उसे कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसकी किस्मत या रूह उससे मिलती हो तो वो उसके पैर पकड़कर नीचे खींच लेती है। कहते हैं मादा किसी जिंदा इंसान को अपनी जगह देकर ही पानी की कैद से आजाद हो सकती है। बच्चे इस कहानी को डर और मजाक के बीच सुनते हैं, लेकिन उनमें एक छोटी लड़की न्यूंग बार बार खिड़की से बाहर खाली दरिया की तरफ देख रही होती है। आज न्यूंग का जन्मदिन है। वो अपनी माँ ले का इंतजार कर रही है। ले एक विधवा है जो दरिया से डूबने वालों की लाशें निकालकर उनके घर वालों तक पहुंचाती है। न्यूंग के पिता भी इसी दरिया में डूबकर मर गए थे। जब सब लोग उनकी लाश ढूंढना छोड़ चुके थे तब गर्भवती ले ने खुद उनका जिस्म पानी से बाहर निकाला था। उसी दिन से ले को लगता है कि दरिया ने उसे ये अजीब जिम्मेदारी दे दी है। मरने वालों को उनके घर तक पहुंचाना अब सिर्फ उसका काम नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका है। लेकिन इस काम की वजह से ले अक्सर घर देर से आती है। न्यूंग अपने जन्मदिन पर भी इंतजार करते करते सो जाती है। जब ले वापस पहुंचती है उसके कपड़े गीले होते हैं और आंखों में थकान होती है। वो सोती हुई बेटी के पास बैठकर चुपचाप उसका चेहरा देखती है। उसे एहसास है कि वो मरने वालों को उनके घर पहुंचाते पहुंचाते अपनी जिंदा बेटी से दूर होती जा रही है। अगली सुबह ले न्यूंग को स्कूल छोड़ने जाती है। वो देर से आने के लिए माफी मांगती है। न्यूंग कहती है कि वो गुस्सा नहीं बल्कि अपनी मां के लिए परेशान है। उसे डर है कि एक दिन दरिया ले को भी उससे छीन लेगा। स्कूल जाते वक्त न्यूंग को किनारे के पास पानी में एक गुड़िया दिखाई देती है। ये वही गुड़िया है जो हुआंग के जाल में फंसी थी। न्यूंग उसे बाहर निकाल लेती है। गुड़िया पुरानी और डरावनी जरूर है, लेकिन न्यूंग को उसमें अजीब सा अपनापन महसूस होता है। वो उसे साफ करती है और अपने साथ स्कूल ले जाती है। स्कूल के एक सुनसान हिस्से में बैठी न्यूंग को कोई धीरे धीरे नाम लेकर बुलाता है। वो समझती है कि कोई बच्चा उसके साथ मजाक कर रहा है। आवाज पेड़ों की तरफ से आती है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगती है। एक बड़े पेड़ के पीछे उसे लाल कपड़ों में भीगी हुई औरत दिखाई देती है। औरत का चेहरा सफेद है, बाल पानी से चिपके हुए हैं और आंखों में इंसानी गर्मी बिल्कुल नहीं।
न्यूंग जम सी जाती है। तभी हियू नाम का एक गांव का लड़का उसके पास आ जाता है। हियू उसका सगा भाई नहीं, लेकिन उसे छोटी बहन की तरह चिढ़ाता रहता है। वो न्यूंग का डर देखकर हंसने लगता है और कहता है कि पेड़ के पीछे कुछ भी नहीं। न्यूंग उसे बताती है कि औरत अभी भी उसके पीछे खड़ी है। हियू मुड़कर देखता है, मगर उसे कोई नजर नहीं आता। न्यूंग को फिर भी लाल कपड़ों वाली औरत साफ दिखाई दे रही होती है। इसी बीच बस्ती में हुआंग के गायब होने की खबर फैल चुकी होती है। लोग किनारे पर जमा होकर कह रहे होते हैं कि इतना तजुर्बेकार मछुआरा बिना वजह कैसे डूब सकता है। कुछ लोग मादा का नाम लेते हैं, जबकि दूसरे इसे सिर्फ अंधविश्वास समझते हैं। ले हुआंग की तलाश में दरिया पर निकलती है। वो पानी के बहाव, जाल और अपने तजुर्बे की मदद से उस जगह का अंदाजा लगाती है जहां लाश अटकी हो सकती है। आखिर वो हुआंग का फूला हुआ जिस्म पानी से बाहर निकाल लेती है। लाश की हालत देखकर दान को शक होता है। दान अब गांव के छोटे मेडिकल सेंटर में डॉक्टर का काम करता है, लेकिन एक वक्त वो भी ले की तरह दरिया से लाशें निकालता था। उसने अपनी बीवी और बच्चे को खो दिया था। तब से वो इस काम को एक सेवा से ज्यादा एक बोझ समझता है। दान ले को चेतावनी देता है कि हर डूबी हुई रूह घर वापस नहीं आना चाहती। कुछ रूहों को पानी से बाहर निकालना उनके गुस्से को जिंदा लोगों की तरफ मोड़ देता है। ले उसकी बात नहीं मानती। उसके लिए हर लाश के पीछे एक परिवार होता है जो आखिरी बार अपने इंसान का चेहरा देखना चाहता है। वो कहती है कि अगर किसी को उसके घर पहुंचाना गुनाह है तो वो ये गुनाह करती रहेगी। स्कूल से वापस आते वक्त हियू जानबूझकर न्यूंग को सीधे रास्ते की जगह जंगल के बीच से ले जाता है ताकि उसे डरा सके। न्यूंग को पेड़ों के दरमियान फिर वही औरत दिखाई देती है। इस बार वो पहले से ज्यादा करीब होती है। हियू को फिर कुछ नजर नहीं आता। वो मजाक करता रहता है, लेकिन न्यूंग का डर अब मजाक नहीं रहा। रात को न्यूंग अपनी मां को सब बताती है। ले पहले समझती है कि बुजुर्ग दाई की मादा वाली कहानी ने उसके जहन पर असर कर दिया है। फिर भी वो उसे समझाती है कि अगर कोई अनजान आवाज बुलाए तो उसके पास नहीं जाना, सीधे घर भागना है। न्यूंग अपनी गुड़िया को सीने से लगाकर सो जाती है, जबकि ले एक और लाश की तलाश में निकल पड़ती है। कुछ दिन बाद हियू न्यूंग को स्कूल से घर ला रहा होता है। उसकी नजर गुड़िया पर पड़ती है। शरारत में वो गुड़िया का सिर निकाल देता है और फिर उल्टा लगाकर न्यूंग को डराता है। न्यूंग गुस्से और आंसुओं के साथ सिर को सीधा करती है। जब वो ऊपर देखती है, हियू उसके पास नहीं होता। आसपास का रास्ता बिल्कुल खाली होता है। फिर लाल कपड़ों वाली औरत अचानक उसके बिल्कुल पास दिखाई देती है। न्यूंग चीखने ही वाली होती है कि हियू दूसरी तरफ से वापस आ जाता है। उसके लिए वो बस कुछ सेकंड दूर गया था, लेकिन न्यूंग को लगा जैसे पूरा रास्ता बदल गया था। न्यूंग घर पहुंचकर ले को औरत का हुलिया बताती है। वो कहती है कि उसने लाल कपड़े पहने हैं, बाल गीले हैं और उसके जिस्म से हमेशा पानी टपकता रहता है। ले को चेहरे पर एक पल के लिए फिक्र उभरती है, लेकिन वो अपनी बेटी को डराना नहीं चाहती। उसी रात हियू दरिया के किनारे एक नाव ठीक कर रहा होता है। नाव को अचानक नीचे से जोर का झटका लगता है। हियू टॉर्च से पानी देखता है। कुछ बुलबुले ऊपर आ रहे होते हैं, जैसे कोई इंसान नीचे सांस छोड़ रहा हो। वो झुककर नजदीक से देखने लगता है। अचानक दो हाथ उसकी कलाई और गर्दन पकड़कर उसे पानी में खींच लेते हैं। हियू की मां बाल आई पूरी बस्ती में चीख चीख कर अपने बेटे को ढूंढती है। ले उसी रात दरिया में उतरती है, मगर अंधेरा और कीचड़ उसकी हर कोशिश नाकाम कर देते हैं। थककर जब वो कुछ देर आंखें बंद करती है, उसे भीगा हुआ हियू दिखाई देता है। वो कह रहा होता है कि वो बहुत नीचे फंस गया है। ले इस इशारे को समझकर एक नाव के नीचे बड़ा जाल बांधती है और उस जगह तक पहुंचती है जहां उसे अजीब खिंचाव महसूस होता है। वो पानी में उतरती है। नीचे हियू का जिस्म जाल और जड़ों के बीच उलझा होता है। ले मुश्किल से उसे छुड़ाकर बाहर लाती है। बालाई का बेटा वापस मिल जाता है, लेकिन जिंदा नहीं। उस रात दरिया ने सिर्फ एक और जान नहीं ली, उसने न्यूंग को यह भी दिखा दिया कि गुड़िया के साथ शुरू हुआ खेल अब उसके आसपास के हर इंसान तक पहुंच सकता है। हियू की लाश मेडिकल सेंटर में रखी जाती है। डॉक्टर देन अकेला उसका मुआयना कर रहा होता है। जैसे ही वो चेहरे से कपड़ा हटाता है, हियू के मुंह से दरिया का गंदा पानी निकलने लगता है। देन घबराकर पीछे हटता है। दरवाजा खोलता है तो सामने वही भीगा हुआ लड़का खड़ा होता है। वो पलटकर बेड देखता है, मगर लाश वहीं पड़ी होती है। डेन खुद को संभालने की कोशिश करता है, तभी बेड पर पड़ी लाश अचानक उठकर बैठ जाती है। डेन गिर पड़ता है। जब वो दोबारा देखता है, बेड खाली होता है और हियू कमरे के अंधेरे कोने में घुटने पकड़कर बैठा होता है। डेन को अब यकीन हो जाता है कि ये आम डूबने का मामला नहीं। अगली सुबह वो ले को बताता है कि हुआंग और हियू की मौत के पीछे मादा हो सकती है।
वो कहता है कि ले का काम उसे बार बार उन रूहों के करीब ले जाता है जिन्हें पानी ने कैद कर रखा है। अब उनमें से एक रूह ले के घर तक आ चुकी है। देन उससे न्यूंग का खास ख्याल रखने को कहता है। उधर न्यूंग की हालत हर रात खराब हो रही होती है। एक रात उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती है। वो उठकर बंद करती है। जैसे ही बिस्तर पर लौटती है, खिड़की दोबारा खुल जाती है। तीसरी बार हवा के बिना ही पर्दे जोर से हिलने लगते हैं। न्यूंग कंबल के अंदर छिप जाती है। तभी उसे अपने बिल्कुल पास किसी की सांस सुनाई देती है। वो कंबल के अंदर ही मुड़कर देखती है तो लाल कपड़ों वाली भीगी औरत उसके साथ लेटी होती है। उसका चेहरा न्यूंग से सिर्फ कुछ इंच दूर होता है। न्यूंग चीख पड़ती है। बुजुर्ग दाई भागकर कमरे में आती है, लेकिन उधर कोई नहीं होता। सिर्फ बिस्तर गीला होता है, जैसे अभी कोई पानी से निकलकर उस पर लेटा हो। बालाई अपने बेटे के लिए प्रार्थना और रस्में करती है। पेड़ पर धागे बांधे जाते हैं और दिए जलाए जाते हैं, मगर हवा का एक झोंका सब बुझा देता है। जले हुए कपड़े से लाल बूंदें टपकती है, जो खून की तरह दिखकर जमीन में गायब हो जाती है। मादा सिर्फ लोगों को मार नहीं रही, वो उनके दुख और डर के साथ खेल रही है। एक सुबह न्यूंग जागती है तो गुड़िया गायब होती है। वो बाहर निकलती है और उसे किनारे के पानी में तैरता देखती है। गुड़िया धीरे धीरे दूर जा रही होती है, जैसे न्यूंग को बुला रही हो। न्यूंग उसे पकड़ने के लिए झुकती है। गुड़िया अचानक पानी के नीचे डूब जाती है। न्यूंग और करीब होती है, तभी कोई चीज उसका पैर पकड़ लेती है। न्यूंग चीखने का मौका भी नहीं पाती। एक झटके में वो पानी के अंदर चली जाती है। ले घर लौटती है तो बेटी कहीं नहीं मिलती। किनारे पर न्यूंग की एक चप्पल पड़ी होती है। ले बिना सोचे दरिया में छलांग लगा देती है। वो घंटों पानी के नीचे, जड़ों के पास और दलदली रास्तों में न्यूंग को ढूंढती रहती है। हर बार जब उसका हाथ किसी कपड़े या बाल जैसी चीज से टकराता है, उसका दिल रुक जाता है। वो एक तरफ अपनी बेटी को ढूंढना चाहती है, दूसरी तरफ उसे डर है कि कहीं उसके हाथ में न्यूंग की लाश ना आ जाए। दिन रात में बदल जाता है, लेकिन न्यूंग का कोई पता नहीं चलता। अब ले को अपनी बेटी की हर बात याद आती है। लाल कपड़ों वाली औरत, गीले बाल, अनजान आवाज और वो गुड़िया जिसे वो बच्ची का वहम समझ रही थी, वो असल में एक चेतावनी थी। ले मदद के लिए लुओंग नाम के एक तांत्रिक के पास जाती है। लुओंग बताता है कि मादा ने न्यूंग के जिस्म और रूह के बीच एक रास्ता बना लिया है। जिंदा दुनिया से न्यूंग तक पहुंचने के लिए किसी ऐसे इंसान को अपनी रूह पानी की दुनिया में भेजनी होगी जिसका न्यूंग से सबसे गहरा रिश्ता हो। ले तुरंत तैयार हो जाती है। लुओंग एक कटोरा पानी से भरता है, कपड़े का टुकड़ा उसमें डालता है और ले की आंखों पर निशान वाली पट्टी बांध देता है। जैसे ही रस्म शुरू होती है, ले को महसूस होता है कि वो अपने जिस्म से निकलकर किसी दूसरे पानी में गिर गई है। इधर ऊपर और नीचे का फर्क समझ नहीं आता। चारों तरफ अंधेरा, जड़ों का जाल और डूबे हुए लोगों की धुंधली शक्लें हैं। लुओंग बाहर से उसे आवाज देता रहता है कि वो अपने डर के पीछे न जाए, सिर्फ न्यूंग को ढूंढे। ले को दूर अपनी बेटी की झलक नजर आती है। न्यूंग किनारे जैसी एक जगह पर बेहोश पड़ी होती है। ले उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन मादा अचानक अंधेरे से निकलकर उसे पकड़ लेती है। मादा ले को हवा में उठाकर दूर फेंक देती है। पानी की दुनिया में हर मूवमेंट भारी है, जैसे दरिया खुद उसके खिलाफ हो। ले दोबारा उठती है और न्यूंग तक पहुंचने की कोशिश करती है। इस बार मादा उसकी गर्दन पकड़कर नीचे खींचने लगती है। असली दुनिया में ले का जिस्म तड़प रहा होता है। लुओंग पानी के कटोरे में सब देख लेता है। वो रस्म तोड़ने के लिए अपना हाथ पानी में डालता है। उसका हाथ बुरी तरह जल जाता है, लेकिन वो ले की रूह को वापस खींच लेता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं। लुओंग बेहोश हो जाता है और ले की सांसें मुश्किल से चल रही होती हैं। लेकिन ले ने एक जरूरी चीज देख ली है। न्यूंग अभी भी उसी दलदली जंगल के अंदर, पानी और जड़ों के बीच कहीं मौजूद है। ले लुओंग को होश में आने के लिए छोड़कर तुरंत नाव ले जाती है। रस्म के दौरान जो जगह उसने देखी थी, वो उसी निशान को फॉलो करती है। रात का अंधेरा, तेज हवा और तंग पानी के रास्ते उसका रास्ता रोक रहे होते हैं, मगर अब एक मां के लिए डर का कोई मतलब नहीं। उधर लुओंग को होश आता है। वो रस्म का पानी दोबारा भरने की कोशिश करता है, शायद ले की मदद के लिए, लेकिन कटोरे के पानी में लाल कपड़ों वाली औरत का चेहरा उभर आता है। लुओंग पीछे हटता है। जमीन पर फैला पानी अचानक गहरा गड्ढा बन जाता है। उसमें से हाथ निकलते हैं और लुओंग को अंदर खींच लेते हैं। कुछ ही पल में कमरा खाली होता है। मादा ने उस इंसान को भी खत्म कर दिया है जिसने उसकी दुनिया का दरवाजा खोला था। ले दलदल के बीच उतरकर न्यूंग को ढूंढती है। उसे वही जड़ों वाला कोना मिलता है जो उसने रूहानी सफर में देखा था। कुछ दूर न्यूंग बेहोश पड़ी होती है। ले उसे कंधे पर उठाती है और पानी से बाहर लाती है। न्यूंग की सांस बहुत हल्की है।
लेकिन वो जिंदा लगती है। ले अपनी बेटी को घर ले आती है। सबको लगता है कि सबसे बड़ा खतरा टल गया, लेकिन उस रात न्यूंग की आंखें अचानक पूरी काली हो जाती हैं। वो चुपचाप उठकर दरिया की तरफ चल पड़ती है। उसके मुंह से वही लोरी निकल रही होती है जो लाल कपड़ों वाली औरत अपनी गुड़िया को गाती थी। ले की आंख खुलती है तो न्यूंग पास नहीं होती। वो भागकर बाहर जाती है। दरिया के किनारे न्यूंग किसी अनजानी जबान में तेज तेज अल्फाज बोल रही होती है। जैसे जैसे उसके शब्द बढ़ते हैं, पानी का बहाव उल्टा होने लगता है। हवा तूफान में बदल जाती है और जंगल के पेड़ झुकने लगते हैं। ले बेटी को पकड़कर घर ले आती है। अगली सुबह वो न्यूंग को दन के पास ले जाती है। दन समझ जाता है कि मादा का असर सिर्फ बाहर से नहीं, न्यूंग के अंदर तक पहुंच चुका है। वो एक पुराना धातु का सिक्का निकालता है जिस पर सुरक्षा के निशान बने होते हैं। वो सबको न्यूंग को मजबूती से पकड़ने को कहता है और सिक्का उसके मुंह के पास रखता है। न्यूंग की आंखें काली हो जाती हैं। उसका जिस्म जोर से अकड़ता है। फिर वो उल्टी करती है और उसके मुंह से कई छोटे धातु के टुकड़े और सिक्के जैसी चीजें बाहर गिरती हैं। कुछ पल बाद वो नॉर्मल होकर बेहोश हो जाती है। दन बताता है कि मादा ने न्यूंग को पूरी तरह अपना बदला नहीं बनाया, लेकिन उसके और बच्ची के बीच का रिश्ता अभी नहीं टूटा। जब दन लुओंग की लाश का मुआयना करता है, उसे पैरों और कपड़ों में कुछ ऐसे निशान मिलते हैं जो पुरानी मादा की कहानी से मिलते हैं। वो उस औरत की मौत और न्यूंग के जन्म से जुड़ी तारीखों को मिलाकर समझता है कि पूर्णिमा की ये रात बहुत अहम है। लाल कपड़ों वाली औरत को उसके प्रेमी ने छोड़ दिया था। वो अपनी गुड़िया को बच्चा समझकर पानी में कूद गई थी। अब वो न्यूंग को अपना समझ रही है, क्योंकि न्यूंग की रूह उसके लिए मुनासिब बदला बन सकती है। दन ले को कहता है कि रात खत्म होने से पहले मादा दोबारा आएगी। अगर वो न्यूंग को उस जगह ले गई जहां उसने खुद जान दी थी, तो फिर बच्ची को वापस लाना लगभग नामुमकिन होगा। सब लोग न्यूंग की हिफाजत के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन मादा सीधे बच्ची के पास नहीं आती। वो पहले ले को निशाना बनाती है। रात को ले पानी भरने किनारे पर जाती है। दूर एक औरत बैठी लोरी गा रही होती है। ले उसकी तरफ देखती है तो आसपास की रोशनी झिलमिलाने लगती है। पानी के बर्तन में वही गुड़िया तैरकर ऊपर आ जाती है। जैसे ही ले उसे छूती है, उसकी आंखें पूरी काली हो जाती हैं। मादा अब ले के जिस्म के अंदर है। मादा के कब्जे में ले घर लौटती है। उसका चेहरा वही है, लेकिन चलने का अंदाज और आवाज किसी और की है। वो न्यूंग का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है। दन समझ जाता है कि सामने ले नहीं, मादा है। वो उसका रास्ता रोकता है। मादा एक झटके में दन को दूर फेंक देती है। दन फर्नीचर के पीछे छिपकर मौका ढूंढता है। वो बेड को धक्का देकर ले को रोकने की कोशिश करता है, मगर मादा बेड को ही उल्टा उस पर फेंक देती है। फिर वो बिना छुए दन का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है। न्यूंग जमीन पर गिरा हुआ सुरक्षा का सिक्का देख लेती है। वो डर के बावजूद चुपके से उसकी तरफ सरकती है। बुजुर्ग दाई भी न्यूंग को बचाने आती है, लेकिन मादा उसे भी गले से पकड़कर दूर फेंक देती है। फिर वो न्यूंग को घसीटकर जंगल और दरिया की तरफ ले जाती है। पूर्णिमा का चांद पानी पर सफेद रास्ता बना रहा होता है। मादा ले के जिस्म के अंदर रहकर न्यूंग को उसी ऊंची जगह पर ले जाती है जहां सालों पहले लाल कपड़ों वाली औरत ने छलांग लगाई थी। मादा ले के मुंह से मंत्र और लोरी के बीच अजीब अल्फाज पढ़ रही होती है। न्यूंग रोती है, लेकिन उसकी असली मां उस जिस्म के अंदर कहीं कैद है। जैसे ही मादा रस्म पूरी करके न्यूंग को बालों से पकड़ती है, न्यूंग हिम्मत करके सुरक्षा का सिक्का लेके मुंह में डाल देती है। ले का जिस्म जोर से कांपता है। काली आंखें नॉर्मल होने लगती है। मादा की रूह चीखती हुई उसके जिस्म से बाहर निकलकर नीचे गिरती है। ले होश में लौट आती है। वो तुरंत न्यूंग को गले लगा लेती है, लेकिन मादा अभी खत्म नहीं हुई। पानी के नीचे से उसके हाथ लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर चढ़ रहे होते हैं। ले न्यूंग के मुंह में सुरक्षा का सिक्का रख देती है ताकि मादा दोबारा उसके अंदर न जा सके। फिर वो एक धातु का तेज औजार पकड़कर उस रूह की तरफ बढ़ती है। मादा पूरी तरह पानी से बाहर निकलती है। उसका भीगा हुआ लाल जोड़ा जिस्म से चिपका है और चेहरा सालों की नफरत से बिगड़ चुका है। ले जानती है कि भागकर वो अपनी बेटी को नहीं बचा सकती। मादा को वहीं रोकना होगा जहां उसकी ताकत सबसे ज्यादा है। वो रूह को पकड़कर प्लेटफॉर्म से दरिया में छलांग लगा देती है। पानी के नीचे दोनों के बीच जानलेवा जद्दोजहद शुरू होती है। मादा ले को गहराई में खींच रही होती है। उसके बाल और लाल कपड़े पानी में ऐसे फैलते हैं जैसे खून का बादल। ले की सांस टूट रही होती है, लेकिन वो अपना हाथ नहीं छोड़ती। मादा उसकी गर्दन दबाती है।
ले आखिरी ताकत जमा करके धातु का औजार उसके जिस्म में घोंप देती है। मादा की चीख पानी के अंदर गूंजती है, उसकी पकड़ ढीली पड़ती है। ऊपर प्लेटफॉर्म पर न्युंग अपनी मां का नाम लेकर रो रही होती है। कुछ पल तक पानी बिल्कुल शांत रहता है, ऐसा लगता है कि ले भी दरिया के नीचे रह गई। फिर प्लेटफॉर्म के किनारे दो हाथ दिखाई देते हैं। ले मुश्किल से ऊपर चढ़कर बाहर आती है। न्युंग उसे देखते ही भागकर गले लग जाती है। मां और बेटी एक दूसरे को पकड़कर रोती है। ले बार बार न्युंग का चेहरा छूती है, जैसे यकीन करना चाहती हो कि उसने उसे सच में बचा लिया। लेकिन कुछ दूर से दन और बुजुर्ग दाई आते हैं। दोनों ले को देखकर रुक जाते हैं। उनके चेहरों पर खुशी नहीं, सिर्फ हैरानी और दर्द होता है। ले उनसे कहती है कि न्युंग बिल्कुल ठीक है। वो बेटी को और जोर से गले लगाती है, मगर दन धीरे से पूछता है कि वो किससे बात कर रही है। ले घबराकर न्युंग की तरफ देखती है। उसके लिए न्युंग अभी भी उसकी बाहों में है। वो कहती है कि मादा ने दोबारा हमला किया था, लेकिन उसने सुरक्षा का सिक्का न्युंग के मुंह में रख दिया, इसलिए अब उसकी बेटी महफूज है। दन अपनी बंद मुट्ठी खोलता है। सुरक्षा का असली सिक्का अब भी उसके हाथ में होता है। ले का चेहरा जम जाता है। वो अपनी बाहों के दरमियान देखती है। एक पल पहले जहां न्युंग रो रही थी, उधर अब हवा के सिवा कुछ नहीं। ले खाली जगह को पकड़ने की कोशिश करती है। वो बेटी का नाम लेती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अब फिल्म का सबसे दर्दनाक सच सामने आता है। जिस न्युंग को ले दलदल से कंधे पर उठाकर घर लाई थी, वो शायद उस वक्त तक दुनिया से जा चुकी थी, या फिर मादा ने उसकी रूह को इतनी गहराई से कैद कर लिया था कि ले सिर्फ उसका साया देख रही थी। फिल्म जानबूझकर उस पल को पूरी तरह साफ नहीं करती, लेकिन दन के हाथ में पड़ा असली सिक्का बता देता है कि ले जिस बच्ची को बचाने का यकीन कर रही थी, वो उसके साथ मौजूद नहीं थी। ले ने मादा से लड़कर अपनी जान बचा ली, लेकिन वो अपना सबसे बड़ा वादा पूरा नहीं कर सकी। उसने न्युंग से कहा था कि वो उसे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। अब वो खुद जिंदा खड़ी है और उसकी बेटी दरिया की खामोशी में खो चुकी है। कुछ वक्त बाद गांव के लोग जंगल के किनारे जड़ों और झाड़ियों में फंसी एक छोटी लाश ढूंढ निकालते हैं। कपड़ों और जिस्म से समझ आ जाता है कि वो न्युंग है। ले के लिए जिस उम्मीद ने उसे पूरी रात जिंदा रखा था, वो एक भ्रम निकलती है। और सबसे दूर पानी के पास लाल कपड़ों वाली मादा खड़ी सब कुछ देख रही होती है। इसका मतलब है कि ले ने उस रूह को हराया नहीं, शायद उसने सिर्फ कुछ देर के लिए उसका जिस्म रोका था। मादा अब भी दरिया से बधी हुई है। उसका बदला पूरा हुआ या नहीं, ये साफ नहीं, लेकिन न्युंग की मौत ने यह जरूर साबित कर दिया है कि पानी के नीचे रहने वाली कुछ रूहों के साथ लड़ाई जीतकर भी इंसान सब कुछ हार सकता है। फिल्म यहीं खत्म होती है। दरिया फिर से शांत दिखाई देता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर अब हम जानते हैं कि उस खामोश पानी के नीचे एक औरत की नफरत, एक मां का टूट चुका वादा और एक बच्ची की रूह हमेशा के लिए कैद हो चुकी है।